चूंकि दिल्ली में बैठे आडवाणी फोन पे फोन कर रहे थे, चूंकि पार्टी के भीतर 46 हत्याओं के बाद हाहाकार मचा हुआ था। इस हाहाकार को शांत नई कहानी शुरू हुई। अब इस कहानी को ही देख लीजिए। याद करिए, जब आपने इसे सुनना शुरू किया था तब आपको समझ आया था कि यह कहानी किस किस मोड़ से गुजर के यहां तक पहुंचेगी। माने अब तो आपको लग रहा होगा कि इस कहानी के भीतर एक कहानी है। ऐसा हो। अब जरूरी तो नहीं कि बदलाव किसी के कहने पर ही किया जाए, किसी की नजर से नजर मिल जाने पर भी तो जिंदगी बदल जाया करती है। और 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी की नजरें एक ऐसे ही शख्स से चार हुई जिसके बाद मोदी ने अपने आप को आमूल चूल सांगो पांग बदल डाला। यह शख्स कोई और नहीं, उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे। नवीन बाबू के सियासी मॉडल को देखकर नरेंद्र मोदी ने जो सबसे पहला बड़ा बदलाव अपने जीवन में किया वो था मीडिया से रिश्ते सुधारना। अगर आप 2009 के पहले के नरेंद्र मोदी और मीडिया के रिश्तों को देखेंगे तो रिश्ते बेहद तल्ख हुआ करते थे। ना मोदी मीडिया वालों को पसंद किया करते थे, ना मीडिया वाले मोदी को पसंद किया करते थे। वो 2008 में करण थापर के इंटरव्यू वाला किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब नरेंद्र मोदी ने बीच इंटरव्यू में माइक कॉलर से उतारते हुए ये कह दिया था कि ना जी ना, ठीक है, दोस्ती बनी रहे। और इसके बाद करण थापर ने किस कदर खुलासे किए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिदायतें दी गई उनसे बात ना करने के लिए। एक तरह से करण थापर का समूचे भारतीय जनता पार्टी के सियासी फलक से बॉयकॉट करवा दिया नरेंद्र मोदी ने। तो मीडिया और मोदी के रिश्ते इस स्तर पे हुआ करते थे। मगर जब मोदी ने उड़ीसा के भीतर नवीन पटनायक को मीडिया के साथ रिश्ते बनाते हुए देखा तो मोदी को मीडिया की असल ताकत समझ आई। नवीन पटनायक ने उड़ीसा के भीतर मीडिया को बेहतर एसेट के तौर पे इस्तेमाल किया था, अपना परसेप्शन, अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचाने के लिए। जैसे नवीन पटनायक पे विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं मगर इन्हें तो उड़िया बोलनी ही नहीं आती है। तो जिस नेता को लोगों की जबान तलक ना समझ आती है ना बोलनी आती है, उस नेता को मुख्यमंत्री के पद पे कैसे बिठाया जा सकता है। मगर नवीन बाबू ने इतनी खूबसूरती से इस नैरेटिव को अपने पक्ष में गढ़ा और मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा दिया कि पहले के सारे नेता भ्रष्ट थे, पहले के सारे नेताओं को उड़िया आती थी, यानी जिसे उड़िया आती है वो तो भ्रष्ट होगा ही, ये बेचारा जिसे उड़िया नहीं आती है ये तो भ्रष्ट नहीं होगा। मैंने कहां की बात को कहां से घुमा दिया। मगर चूंकि कहीं ना कहीं से मीडिया की लॉबी साथ थी, इसलिए इस नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में मदद मिली और इसका फायदा नवीन पटनायक को मिला। नरेंद्र मोदी ने इस सियासी मॉडल को देखकर यह सीखा कि मीडिया के साथ संबंधों को बेहतर बना के अपने पक्ष का नैरेटिव जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे 2009-10 के बाद अचानक से मीडिया घरानों में नरेंद्र मोदी की गोधरा कांड को लेकर आलोचना बंद होती है। कई मीडिया चैनलों में आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे थे कि किस कदर गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी ने महनीय भूमिका निभाई उसे शांत करने के लिए। फिर भी वो शांत नहीं हुआ मगर उन्हें जबरदस्ती विलेन बनाया गया। इस तरह की तमाम बातें मिली जिससे नैरेटिव घर घर तक पहुंचा। कहीं ना कहीं मीडिया साथियों के साथ बेहतर संबंध बनाने से नरेंद्र मोदी ने अपने नैरेटिव को घर घर तक आसानी से पहुंचाया और यह सीख मोदी ने नवीन बाबू के सियासी मॉडल से ली। अब बात करते हैं मोदी की जिंदगी में आए दूसरे बड़े बदलाव की। वो दूसरा बड़ा बदलाव था महिला। 2009 के लोकसभा चुनावों के पहले के मोदी को आप याद कर लेंगे, मोदी ने मंचों से कभी महिला का नाम नहीं जपा था, ना महिलाओं के हितों की बहुत सारी बातें की थी। मगर 2009 के बाद के मोदी बिल्कुल अलहदा नजर आएंगे, मंचों से महिला हितों की बातें करती नजर आएंगे, महिलाओं के हित रक्षक के तौर पे अपने आप को साबित करते नजर आएंगे, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालते नजर आएंगे जिसका स्पष्ट लाभ नरेंद्र मोदी को मिलता है, चुनाव दर चुनाव मिलता है। और अगर आज भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं तो इसमें महिला वोटर्स की सबसे बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के इस नए महिला सियासी मॉडल को जिस किसी ने देखा वो इसे नरेंद्र मोदी का अभिनव सियासी प्रयोग बताने लगा। मगर अगर 2009 के पहले के मोदी को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने यह बदलाव 2009 के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी शैली में किया और नवीन बाबू को देखकर किया। क्योंकि नवीन बाबू हिंदुस्तान में वो पहले सियासतदार थे जिन्होंने सीधा सीधा महिला वोटर्स को टारगेट किया था। यही नहीं, नरेंद्र मोदी और नवीन बाबू के सियासी मॉडल में कितनी समानता है और नरेंद्र मोदी ने किस तरह नवीन बाबू को ऑब्जर्व किया है, इसका एक और ज्वलंत उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। नवीन पटनायक ने उड़ीसा के भीतर एसएचजी की व्यवस्था की, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की व्यवस्था की। एक संगठन बनाया, एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत महिला कुटीर उद्योग तरीके तमाम संगठन ग्राम पंचायत स्तर पे बने, जिसका उद्देश्य गांव की महिलाओं की समस्याओं का निवारण करना होता था। तो इस तरीके से गांव के भीतर से निकल के महिलाओं के ग्रुप्स को टारगेट करते हुए
समाज के भीतर एक अपने समर्थित महिलाओं का तबका तैयार किया, जिसका स्पष्ट लाभ नवीन बाबू को उड़ीसा के भीतर देखने को मिला। जब भारतीय जनता पार्टी नवीन बाबू के खिलाफ चुनाव लड़ती थी उड़ीसा में, तब सबसे ज्यादा हल्ला इन्हीं एसएचजीस का मचाती थी कि देखिए कैसे इन एसएचजीस के सहारे एक समानांतर राजनीतिक दल खड़ा किया हुआ है नवीन बाबू ने। मगर यही भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली के भीतर सत्ता में बैठती है तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल हूबहू नवीन बाबू का सियासी मॉडल कॉपी करते हैं और 20वीं सखी जैसी योजना लॉन्च करते हैं। इस योजना के तहत भी ग्राम स्तर पर नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थित महिलाओं का एक तबका तैयार किया जो उन्हें चुनाव दर चुनाव लाभ देता रहता है। तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा कि किस तरह नवीन बाबू और नरेंद्र मोदी के सियासी मॉडल में समानता है और किस कदर नवीन बाबू जो काम पहले कर चुके थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं सियासी दावों का इस्तेमाल कर अब दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा लगातार मजबूत कर रहे हैं। वैसे अगर आप ये कहानी यहां तक सुनते आए हैं तो अब तक आपके जहन में एक सवाल नहीं कौंधा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था 2009 के लोकसभा चुनाव में कि नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक की अचानक से कॉपी करने में लग जाते हैं। 2009 में ही ऐसा क्या घटा? तो इसका जवाब हम आपको दिए देते हैं। 2009 में ऐसा क्या घटा, इसका जवाब तलाशने के लिए आइए हमारे साथ। जरा कैलेंडर के 24 पन्ने पलटिए 24 पन्ने पलटेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम? 2007 में। हाँ, 2007 में उड़ीसा के कंधमाल जिले में, जहां स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आश्रम बना के रह रहे थे। ये एक हिंदू साधु थे और आदिवासी वनवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों के प्रतिक्रिया क्षेत्र में काम कर रहे थे। लगातार स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की ओर से दावे किए जा रहे थे कि इस इलाके में आदिवासी वनवासियों को तमाम प्रलोभनों के जरिए बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में शामिल करवाया जा रहा है और इसी के खिलाफ वो इन ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके आदिवासियों वनवासियों को हिंदू धर्म की महानता समझा के इन्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, समाज के भीतर जब भी ऐसी कोई क्रिया होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल जैसे तमाम हिंदूवादी संगठन बैकडोर से इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की लोकप्रियता भी अचानक से समूचे उड़ीसा में व्याप्त हो जाती है, क्योंकि उन दिनों भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के भीतर सरकार में हिस्सेदार थी, बीजू जनता दल के साथ गठबंधन में थी। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसी विभूतियों को मिला, जिसके चलते उड़ीसा के भीतर इनकी लोकप्रियता का एक बड़ा बस तैयार हुआ। मगर आहिस्ता आहिस्ता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ईसाई मिशनरियों और स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के साथियों के बीच टकराव शुरू हुआ और जिसका एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिला तब जब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या करवा दी गई। आरोप ईसाई मिशनरियों पर लगा, जिसके बाद समूचे कंधमाल जिले के भीतर ईसाइयों के खिलाफ माहौल बनने लगा, सांप्रदायिक हिंसाएं हुई, दंगा शुरू हुआ, जिसके बाद कर्फ्यू लगाया गया। मगर वो कर्फ्यू नाकाफी रहा और उस वक्त ने उड़ीसा के इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू ईसाई दंगा देखा, जिसमें आधिकारिक तौर से 46 मौतें हुई, मगर लोक में इन मौतों का आंकड़ा सैकड़ों के पार पहुंचता है। जाहिराना तौर से स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी, जिस बाबत कहीं ना कहीं प्रशासन स्तर पर ऐसी धारणा बनी कि इन दंगों के पीछे हिंदूवादी संगठनों की ज्यादा बड़ी भूमिका है, फिर चाहे वो बजरंग दल हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तत्कालीन नवीन पटनायक सरकार ने भी हिंदूवादी संगठनों पर ज्यादा तीखी कार्रवाइयां की। खुलेआम मंचों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नवीन पटनायक के भाषण आने लगे कि इन्होंने सांप्रदायिक गतिविधियां की हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली आलाकमान के कान खड़े हुए, चूंकि उन दिनों भारतीय जनता पार्टी बुरे दौर से गुजर रही थी और ऐसे में एक सूबे के भीतर अगर गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा उन्हें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा झटका होगा, खासतौर से तब जब महज 6 महीने के बाद सूबे के विधानसभा चुनाव और केंद्र के लोकसभा चुनाव होने वाले हों। इसीलिए आडवाणी खासतौर से चाहते थे कि किसी भी कीमत पे गठबंधन न टूटे, हम सरकार में बने रहें, बावजूद इसके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके 84 अनुषंगिक संगठनों के बीच नवीन पटनायक की इस कार्रवाई को लेकर रोष व्याप्त था। आडवाणी चाहते थे कि नवीन पटनायक के साथ गठबंधन बना रहे। इस बाबत उन्होंने नवीन पटनायक से बात भी की। नवीन पटनायक ने उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, हमारा गठबंधन है, चलता रहेगा, हम आगामी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। फिर भी और आश्वस्ति के लिए आडवाणी ने दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच संवाद सूत्रता स्थापित करने के लिए एक बड़े नेता को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया। वो मध्यस्थ भुवनेश्वर गए, नवीन पटनायक से बीजू निवास पे मिले। नवीन पटनायक ने उन्हें खाना खिलाया, अच्छे से आदर सत्कार किया और पूर्णतः आश्वस्त करके दिल्ली रवाना किया कि उड़ीसा के भीतर बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है और साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद दिल्ली में बैठे आडवाणी और समूचे भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को राहत की सांस आई। मगर जिसे वो राहत की सांस समझ रहे थे, वो असल में
एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा भर था, क्योंकि ऐन चुनावों के 2 महीना पहले अचानक से नवीन बाबू एक दिन मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और ऐलान कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि राज्य के भीतर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया है, इस तरह के तमाम आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए हम सभी गठबंधन सूत्र वापस लेते हैं और अब हमारा और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह फैसला इतना चौंकाने वाला था, इतना हैरत में डालने वाला था कि आडवाणी को भरोसा ही नहीं हुआ। आडवाणी नवीन पटनायक को फोन पे फोन करते रहे। उन दिनों नवीन पटनायक के साथ काम कर रहे एक बड़े अधिकारी ने बाद में एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि उस दिन वो और नवीन बाबू एक ही कमरे में बैठे हुए थे। दोनों के सोफों के बीच एक मेज रखी थी जिस पे एक टेलीफोन रखा था, जो फोन घनघनाए जा रहा था क्योंकि दिल्ली में बैठे आडवाणी फोन पे फोन कर रहे थे, क्योंकि पार्टी के भीतर 46 हत्याओं के बाद हाहाकार मचा हुआ था। इस हाहाकार को शांत करते हुए जैसे तैसे वो गठबंधन में रहने की युक्ति तलाश रहे थे और यहां नवीन बाबू ने उन्हें झटका दे दिया। माने वही हाल हो गया कि ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 84 अनुषंगिक संगठनों की नाराजगी भी मोल ले ली आडवाणी ने और नवीन बाबू ने ऐन वक्त पर धोखा भी दे दिया। इसी क्षुब्धता में आडवाणी बारंबार नवीन बाबू को फोन कर रहे थे कि कुछ तो कहिए, कुछ तो जवाब दीजिए, क्या पता कोई संभावना भी निकल आए सुलह की। मगर नवीन बाबू तय कर चुके थे और उन्होंने फोन नहीं उठाया तो नहीं उठाया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सदमे से रीखा था कि चुनावों के एन पहले एक सूबे से न सिर्फ उनकी सरकार गई, बल्कि भावी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, जो नुकसान उठाना पड़ा। यही वो वक्त था जब समूचे भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर नवीन पटनायक की चर्चा तेज हुई थी, क्योंकि इस कदर सियासी सूझबूझ के साथ, इतनी सियासी चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इससे पहले किसी ने नहीं तोड़ा था। और ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं कि यही वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी की नजर नवीन पटनायक पे पड़ी। मोदी ने नवीन पटनायक के बारे में जानना शुरू किया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नवीन पटनायक के सियासी मॉडल से मोदी मुतासिर हुए। और इसके बाद की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, मगर यह कहानी अलग कहानी है। एक कहानी और है जो इस कहानी के भीतर छिपी हुई। हमने आपको बताया कि किस तरह 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी का ध्यान नवीन पटनायक की ओर गया और मोदी ने अपने भीतर यह बदलाव किए। मोदी का ध्यान 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी उड़ीसा पे गया, क्योंकि 2014 के जिस लोकसभा चुनाव में समूचे हिंदुस्तान के भीतर मोदी की लोकप्रियता की लहर चल रही थी, उस दौर में उड़ीसा के भीतर मोदी की लहर का नामो निशान तक नहीं नजर आया था। 21 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटें जीती थी नवीन पटनायक ने, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने खास तौर से अपने नेताओं के दलों को उड़ीसा भेजा। उड़ीसा के बारे में खास तौर से दिलचस्पी लेने लगे मोदी और आहिस्ता आहिस्ता 2014 के बाद आप देखेंगे कि किस कदर नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा पे ध्यान लगाया, उड़ीसा को अपने फोकस में रखा, लगातार उड़ीसा के दुर्ग को भेदने की कोशिशें जारी रखी, जिसका आहिस्ता आहिस्ता असर हुआ जब पहली दफा नवीन पटनायक के सियासी दुर्ग में सेंध लगी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब करीब 12 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आईं। यह बड़ी सेंध थी, मगर नरेंद्र मोदी इस किले को ढहाना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे 2019 के बाद से बेहद आक्रामक शैली में नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के दौरे किए। साल भर में करीब दर्जन भर बार तो मोदी उड़ीसा पहुंच ही जाया करते थे। अपने स्टार कैंपेनर्स की एक बड़ी फौज को भेजा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी के भीतर आने वाले बड़े समन्वयकों को उड़ीसा भेजा। खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उड़ीसा को अपने टारगेट लिस्ट में डाला, जिसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब उड़ीसा के भीतर से न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल साफ हुआ, बल्कि लोकसभा चुनाव के भीतर भी उनका सुपड़ा साफ हो गया और नरेंद्र मोदी ने 21 में से 20 सीटें जीती। अगर उड़ीसा की ये 20 सीटें ना आती तो सोच लीजिए नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा 238 पर रुका हुआ है, ये 218 आ जाता और एनडीए का जो आंकड़ा 290 के इर्द गिर्द टैली कर रहा है, वो 270 आ जाता, यानी बहुमत से 2 सीट कम। और तब नवीन बाबू भी एक बड़े एसेट के तौर पे होते, जो उड़ीसा के भीतर लगातार मोदी के बढ़ते हस्तक्षेप से नाखुश थे। तो जाहिराना तौर से आप समझ सकते हैं उनका रुख किधर होता और फिर ये सियासी सूरत किस कदर बदलती, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आप इस नजरिए से देखेंगे तब भी आपको समझ आएगा कि नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक एक दूसरे से किस कदर सियासी तौर से जुड़े हुए हैं और मोदी के प्रधानमंत्री बनने में उड़ीसा के इस नेता की कितनी बड़ी भूमिका है।